नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 67 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट का यहाँ पे आखिरी चीज हम लोग बात करेंगे सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स और आर्टिकल्स एट अ ग्लांस। इसको देख के ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सीधे किससे? शुरुआत करते हैं सीधे प्रेसिडेंट और गवर्नर से। हमारा संविधान कुछ इम्यूनिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है और कुछ इम्यूनिटी गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को देता है। क्या इम्यूनिटीज दी गई है? इनको इम्यूनिटीज दो हेड के अंदर दी गई है, एक तो ऑफिशियल एक्ट के अंदर दी गई है और एक पर्सनल एक्ट के अंदर दी गई है। पहले ऑफिशियल एक्ट की बात करते हैं। देखिए, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर दे आर इन ऑफिस, दे कैन नॉट बी sued ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एंड देयर आफ्टर फॉर एनी एक्ट डन बाय देम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर्स एंड ड्यूटीज। समझिए बात को। जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में और गवर्नर ऑफिस में, और ऑफिस खत्म होने के बाद भी, जब मान लीजिए वो प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं भी रहते, ऐसा कोई काम जो उन्होंने किया है इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर एंड ड्यूटीज। संविधान में प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो भी ऑफिशियल पावर्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ करते हैं तो दे आर नॉट आंसरेबल फॉर इट, दे आर नॉट लायबल फॉर इट, दे विल नॉट बी sued फॉर इट। उनके खिलाफ इस कंडक्ट के लिए कोई भी लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती है। यह अलग बात है कि ऑफिशियल कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट को कोर्ट, ट्राइब्यूनल या कोई और बॉडी क्वेश्चन कर सकती है, जिसको ऑथराइज किया गया है बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस फॉर इंपीचमेंट। मैंने प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट अलग से समझाया है आपको। गवर्नर के केस में इंपीचमेंट आता नहीं, क्योंकि गवर्नर को जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। इंपीचमेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में प्रेसिडेंट के केस में आता है, और प्रेसिडेंट के केस में जब इंपीचमेंट होता है तो एक प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी सेट होती है, लोकसभा में अलग सेट होती है, राज्यसभा में अलग सेट होती है, और वो प्रॉपर बहस करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई प्रेसिडेंट के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं सही है या गलत है। अभी जब लोकसभा और राज्यसभा को कमेटी बनाएंगे तो हो सकता है कि वो कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को या किसी और बॉडी को ऑथराइज करें कि भाई आप जरा देखो कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो इल्जाम लगाए गए हैं सही है या गलत है। तो अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा किसी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या फिर और बॉडी ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जब प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, तो केवल जब प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है तभी प्रेसिडेंट ने जो कुछ भी किया है उसके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। नहीं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर जो कुछ भी करते हैं, दैट कैन नॉट बी लुक्ड इनटू एंड दे कैन नॉट बी sued इनटू एनी कोर्ट। ठीक है भाई। अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी नियम कानून से, देखिए सारे नियम कानून तो भाई केंद्र निकाल रहा है तो प्रेसिडेंट साइन करेगा। अभी लेजिस्लेटिव एक्ट मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आ रहे हैं तो भी प्रेसिडेंट का साइन लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आ रहा है तो भी प्रेसिडेंट का साइन लगेगा। कोई एग्जीक्यूटिव लॉ निकाल दिया तो नीति आयोग बना दिया, प्लानिंग कमीशन हटा दिया तो भी प्रेसिडेंट का साइन लगेगा। प्रेसिडेंट का साइन हर प्रकार के एक्ट पे, हर प्रकार के एग्जीक्यूटिव लॉ पे पड़ता है। उसी प्रकार से गवर्नर का भी साइन स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट की सरकार में हर प्रकार के एक्ट या लॉ पे पड़ता है या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पे पड़ता है। तो ऐसे केसेस में ये सब करने में तो भाई गवर्नर और प्रेसिडेंट सेट नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज को अप्रूवल दिया है गवर्नर या प्रेसिडेंट ने तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज या तो लेजिस्लेचर से पास होकर आई होगी या सरकार ने बनाई होगी। तो अगर आपको किसी को स्यू करना ही है उन एक्ट की वजह से, तो अगर आप केंद्र के परेशान है तो यूनियन ऑफ इंडिया को स्यू कर सकते हो। अगर आप राज्य से परेशान है तो उस राज्य की सरकार को स्यू कर सकते हो। तो आप स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को स्यू कर सकते हो, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ उड़ीसा, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, किसी को भी स्यू कर सकते हो। आप यूनियन ऑफ इंडिया को स्यू कर दो, आपको प्रेसिडेंट गवर्नर को स्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर जो कुछ भी किया अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया। फिर बात करते हैं पर्सनल एक्ट। देखिए, भले ही प्रेसिडेंट और गवर्नर खून कर दें किसी का, जब तक वो प्रेसिडेंट और गवर्नर है तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। ना उन्हें अरेस्ट किया जाएगा ना उनको इंप्रिजन किया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट गवर्नर किसी को भी मार सकते हैं, खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर की इमेज होती है। मान लीजिए प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई बहुत बड़ा क्राइम कर देते हैं और वो पकड़े जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको इंपीच करके हटा दिया जाएगा। गवर्नर को तो ऐसे हटा देंगे और प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़े हाई ऑफिसर्स है। तो भाई पर्सनल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है, कोई क्रिमिनल चार्ज लगता है, तो ऐसे केस में जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट पे बैठे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। हाँ, एक बार वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट से हट गए तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू हो सकती है। वो हमेशा के लिए इम्यून नहीं है, सिर्फ जब तक वो प्रेसिडेंट और गवर्नर है तब तक इम्यून है। और एक प्रेसिडेंट और गवर्नर जितने बड़े ओहदे का आदमी के साथ ये क्रिमिनल
जो प्रोसीडिंग वाली प्रॉब्लम है वो नॉर्मल केसेस में नहीं आती है। ठीक है, अगर आप बात करो सिविल इम्यूनिटी, देखिए क्रिमिनल इम्यूनिटी तो है भाई, ओके, तो अगर क्राइम का इल्जाम लग रहा है कि भाई प्रेसिडेंट गवर्नर ने ये क्राइम किया है तो इम्यूनिटी है भाई, उनको अरेस्ट इंप्रिजन नहीं किया जा सकता। बट मान लीजिए कोई सिविल प्रोसीडिंग चालू की गई है, सिविल प्रोसीडिंग, और वो सिविल प्रोसीडिंग भी कौन सी, उनके पर्सनल एक्ट की, ऑफिशियल एक्ट नहीं। ऑफिशियल एक्ट में तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि भाई गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं शुरू हो सकती, लेकिन पर्सनल एक्ट, तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट या गवर्नर ने कुछ मान लीजिए गड़बड़ कर दिया, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का फ्रॉड हो गया या कोई और इशू हो गया, किसी कंपनी में उनके शेयर्स थे तो शेयर्स में कुछ घोटाला हो गया, इस तरीके का कोई इल्जाम लगता है अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट और गवर्नर को 2 महीने का एडवांस नोटिस दिया जाएगा, और 2 महीने के एडवांस नोटिस के बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है जब वो ऑफिस में, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती जब तक वो ऑफिस में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात कर ली, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती है, इनके बारे में जब मैंने प्रेसिडेंट गवर्नर पढ़ाया था तब भी बात की थी। अब हम बात करते हैं मिनिस्टर्स की। हमारा संविधान मिनिस्टर्स को किसी भी प्रकार की कोई इम्यूनिटी नहीं देता है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई हमारे मिनिस्टर्स को एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। हमारा संविधान किसी प्रकार की इम्यूनिटी भी नहीं दे रहा है मिनिस्टर्स को फ्रॉम देयर ऑफिशियल एक्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि देखिए ब्रिटेन में एक प्रैक्टिस है, ब्रिटेन में जब भी कोई लेजिस्लेटिव एक्ट पास होता है ना, उसको क्राउन का सिग्नेचर मिलता है। जब क्राउन का सिग्नेचर मिलता है तो सारे जो ब्रिटेन कैबिनेट के मिनिस्टर्स है ना, उस पर काउंटर साइन करते हैं। काउंटर साइन मतलब कि वो उस पर्टिकुलर एक्ट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर एक्ट में आगे आने वाले समय में इंग्लैंड में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मान लीजिए कोई लेजिस्लेटिव एक्ट पास हुआ या कोई एग्जीक्यूटिव लॉ है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर पड़ गए, तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करते वक्त उस पर्टिकुलर एक्ट पे या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पे काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं है इंडियन मिनिस्टर्स को। तो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह एक्ट पे या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस पे काउंटर साइन नहीं करते हैं। और काउंटर साइन नहीं करते हैं मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो कुछ भी डिसीजन लिया हमारे देश के मिनिस्टर्स ने, ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में लिया, दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। समझ गए भाई, ये बात समझ लीजिएगा। एक बात और, यहां पे एक और पॉइंट निकल के आता है, प्रेसिडेंट वही करता है जो पीछे का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को करने को बोलेगा। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कोई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के सामने रखता है और वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना है। सेम केस फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। अभी ऐसे केसेस में साफ साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार की एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को दे रहा है सेंटर में, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को दे रहा है स्टेट में, वो किस प्रकार की एडवाइस है इसके ऊपर इंक्वायरी करने की ताकत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास या जुडिशरी के पास। तो हमारी जुडिशरी इस बात की इंक्वायरी नहीं कर सकती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कौन से बेसिस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर को कोई स्टेप लेने को कहा। ये उनका खुद का प्रेरोगेटिव है, जुडिशरी इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसलिए तो बोला गया है एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू लेजिस्लेचर इज इक्वल टू जुडिशरी इन इंडिया। लेकिन याद रखिए, अगर मिनिस्टर्स अपने पर्सनल एक्ट में कोई गड़बड़ काम करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी करें चाहे वो सिविल एक्टिविटी में कुछ घपला करे, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों केसेस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट चालू किए जा सकते हैं। पर्सनल एक्ट के अगेंस्ट मिनिस्टर्स के पास किसी भी प्रकार की कोई इम्यूनिटी नहीं है। मिनिस्टर्स डू नॉट एंजॉय एनी इम्यूनिटी फॉर देयर पर्सनल एक्ट। चाहे वो क्रिमिनल हो केस हो चाहे वो सिविल केस हो, तो सिविल केस में टॉर्ट्स को लेके भी मिनिस्टर्स के अगेंस्ट केस चालू किया जा सकता है और क्राइम को लेके भी मिनिस्टर्स के अगेंस्ट केस चालू किया जा सकता है। फिर फाइनली बात करते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स की। जुडिशियल ऑफिसर्स में सिंपल समझ लीजिए, जो भी ऑफिशियल एक्ट के तहत अपने ऑफिशियल ड्यूटी में जुडिशियल ऑफिसर करता है उसके लिए वो इम्यूनिटी एंजॉय करता है, कोई भी लॉयल्टी उसकी नहीं है। तो जुडिशियल ऑफिसर्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्ट्स एंड हेंस कैन नॉट बी सूड। तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं ये इम्यूनिटी है, मतलब जो भी इन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया इसके लिए इनको स्यू नहीं किया जा सकता। ये कहां लिखा है? ये लिखा है जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 में। तो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 क्या बोलता है? नो जज, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर और अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशियली शैल बी लायबल टू बी सूड इन एनी सिविल कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अब देखिए, ऑफिशियल ड्यूटी में कोई क्राइम तो क्या ही करेगा जज,
हाँ, जज अगर कोई जजमेंट सुनाता है तो वो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है। अभी उस जजमेंट के चलते अगर किसी को पैसों का नुकसान हो जाता है या किसी को प्रॉपर्टी का, लैंड का, किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जज के खिलाफ ही सिविल सूट साइड कर देगा। जज तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है ना, उसके सामने केस आया और जज के केस के ऊपर डिसीजन सुनाना, तो जज तो डिसीजन सुनाएगा ही सुनाएगा। इससे डिसीजन सुनाने से तो ना आप जज को रोक सकते हो। समझ गया बात को? तो जज जब भी जजमेंट सुनाता है वो उसका ऑफिशियल डिस्कोर्स है, ऑफिशियल ड्यूटी है, और ऐसे केसेस में जज के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का सूट नहीं शुरू किया जा सकता। फाइनली बात करते हैं कि इसकी सिविल सर्वेंट्स की। देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द सिविल सर्वेंट्स आर कन्फर्म्ड पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। This means that a civil servant who made a contract in his official capacity is not personally liable in respect of that contract, but it is the government, central or state that is liable for that contract. क्या बोला जा रहा है? सिविल सर्वेंट्स को पर्सनल इम्यूनिटी दी गई है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी ऑफ देयर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए भाई, आप आईएएस क्वालिफाई करोगे, आईएएस क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत समय तक स्टेट में काम करने के बाद सेंटर में जाओगे। सेंटर में मान लीजिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए और वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना पड़ेगा। मिनिस्ट्रीज में फाइल चलती है, वो फाइल सेक्शन ऑफिसर शुरू होगी, अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, फाइनली ऊपर आपका सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का जो मेन सेक्रेटरी उसके पास जा सकती है, और फिर फाइनली मिनिस्टर अप्रूवल देगा अगर कोई बहुत बड़ा इशू है तो ऐसे फाइलें चलती हैं। अब बात यह है कि अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी सिविल सर्वेंट ने कोई एक्शन लिया है, कोई डिसीजन लिया है, तो यहां पे उस सिविल सर्वेंट की पर्सनल इम्यूनिटी नहीं है। समझ गए ना भाई? वो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गवर्नमेंट, और अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में किसी को नुकसान हुआ और उसको सू करना है तो वो गवर्नमेंट को सू करे, यूनियन ऑफ इंडिया को सू करे, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सू करना है वो से करे। अब तो खैर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। कहने का मतलब ये है कि सिविल सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम किए हैं, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सीधी बात। लेकिन यहां पे एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दिया गया, भाई अगर सिविल सर्वेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है किसी भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त, तो वहां पे सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अब यहां पे आपको समझना क्या है? यहां पे समझना यह है, मान लीजिए बहुत सारे चोर चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो चोरी पकड़ी गई। अब किसी एक चोर को फंसाना है, तो एक चोर ऐसा होगा जिसको फंसाना सबसे ज्यादा आसान होगा, वो चोर यहां पे सिविल सर्वेंट है। मैं आपको बहुत एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं। जब भी कोई फ्रॉड सामने पकड़ के आता है, सबसे आसान टारगेट कौन बन जाते हैं? सिविल सर्वेंट। इसीलिए आईएएस आईपीएस की जॉब इतनी सेंसिटिव होती है। जब आप ऊंचे सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम कर रहे होंगे ना, आप बहुत सारे डिसीजंस लोगे और कहीं ना कहीं आपकी लीगल लायबिलिटी हो जाएगी उन डिसीजंस के ऊपर। क्योंकि आप समझिए, आपने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यूनियन की, स्टेट की। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा के अगेंस्ट काम किया तो भाई आप लायबल हो जाओगे। बात यहां पे यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस समय की रूलिंग सरकार पे, आपका सीनियर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है और कोर्ट इस मैटर को किस प्रकार से देख रही है। समझ गए? तो भैया अगर आपने कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, तो भैया आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उसके लिए आप पर्सनल लायबल माने जाओगे। उसके बाद एक और चीज है, सिविल सर्वेंट्स के पास इम्यूनिटी है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी ऑफ देयर टॉर्शियस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सोवरेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने पिछले वीडियो में आपको सोवरेन फंक्शंस और नॉन सोवरेन फंक्शंस में बीच में डिफरेंस बताया और आपको बताया कि सोवरेन फंक्शंस के चलते सरकार अगर कुछ करती है तो सरकार उसके लिए आंसरेबल नहीं है। सरकार कौन है? सरकार उसके नीचे काम करने वाले सिविल सर्वेंट है। तो ऑन बिहाफ ऑफ सरकार अगर आप कोई स्टेप लेते हो एंड दैट कम्स अंडर द सोवरेन फंक्शन, ऐसा सरकार ने बोला है, तो यू विल नॉट बी sued in the court। आपके ऊपर कोई भी टॉर्शियस केस नहीं शुरू होगा। बट अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी। मैंने आपको बताया है कि सोवरेन और नॉन सोवरेन फंक्शंस के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन की लाइन है वो बहुत ब्लर्ड हो गई है, और जो हमारी जुडिशरी है वो कह रही है कि बहुत कम चीजें आती हैं सोवरेन फंक्शंस के अंदर, नॉन सोवरेन फंक्शंस के अंदर ज्यादातर चीजें आती हैं। तो कल की डेट में सिविल सर्वेंट के तहत होते हुए आपने सोवरेन फंक्शन के अंदर कोई डिसीजन लिया और बाद में कुछ गड़बड़ हो गई, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको बोल दे कि ये सोवरेन फंक्शन नहीं है, नॉन सोवरेन फंक्शन है, इस सिविल सर्वेंट ने गलत किया, इसको बर्खास्त करो, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाओ, आप लपेटे जा सकते हो। ठीक है, ये चीज है। यहां पे मैं बहुत जनरल तरीके से बता रहा हूं, जब आप डिपार्टमेंट में काम करोगे तब आपको इन चीजों का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। फिर आगे बात करते हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट
अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट किया, जो भी किया, उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है, तो सिविल प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले 2 महीने का आपको नोटिस देना होगा। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट ने कोई काम किया और वो काम उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो के ऑफिशियल कैपेसिटी के बाहर है, तो पर्सनल कैपेसिटी में है बट ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है, तो अगर सिविल सर्वेंट ने कोई भी काम किया है और अगर ऐसा बोला जा रहा है कि वो काम उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं किया गया, उसकी पर्सनल कैपेसिटी में किया है, तो ऐसे केसेस में उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल करने के लिए आपको 2 महीने का एडवांस नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है भाई। और अगर आपको एक सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इंट्रोड्यूस करना है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऐसे केस में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि उस सिविल सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में की है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई क्राइम कर दिया उस सिविल सर्वेंट ने, तो उसको वैसे ही कोई नहीं बचा सकता। ठीक है ना, नौकरी से भी जाएगा और जुडिशरी भी उसको सजा देगी। लेकिन मान लीजिए अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट ने कुछ गलत किया, तो आप आईपीएस ऑफिसर हो, किसी जगह पे मार्शल लॉ लग गया, आपसे बोला गया कि भाई डिसिप्लिन बना के रखो, आपने एक भीड़ में गोली चला दी, 2-3 लोगों की मौत हो गई। अब यहां पे आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। तो अगर आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करनी है फॉर एनी एक्ट जो कि आपने ऑफिशियल एक्ट में ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, तो ऐसे केसेस में प्रोसीडिंग को शुरू करने से पहले केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार जिसके अंदर भी आप आते हो उसके प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो एनी एक्ट डन बाय अ सिविल सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, अगर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल इंक्वायरी शुरू करनी है, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करो तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, बिना उनके परमिशन के इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकती। यहां देख लेते हैं आर्टिकल 294 बोलता है सेक्शन टू प्रॉपर्टी एसेट्स राइट्स लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। 295 क्या बोलता है, यहां पे सर्टेन केसेस है, यहां अदर केसेस हैं। 296 में एस्कीट लैप्स बोना वैकेंशिया की बात की है, सब मैंने आपके साथ बात की है। 297 बात करता है थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ रिसोर्सेज विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वेस्ट इन द यूनियन, ये भी बता रखा है। 298 पावर टू कैरी ऑन ट्रेड। 299 कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत डिटेल में बात की। 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स बहुत डिटेल में बात की। आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन इम्यूनिटीज ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बहुत डिटेल में बात की। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में मैंने बोला नहीं, वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरी सारी करंट अफेयर्स की लेक्चर्स की पीडीएफ, एडिटोरियल की, डेली करंट अफेयर्स सब आपको वहां पर मिल जाएगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।